दिल्ली को लेकर पोल स्टैट और पीपल्स इनसाइट का टीवी9 का एग्जिट पोल क्या कहानी कह रहा है, सबसे पहले ये आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए दिल्ली का एग्जिट पोल, और ज्यादा कुछ बताने की सुनाने की जरूरत है नहीं। कुल सीटें 7 हैं और बीजेपी को 7 की 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आने के बाद भी कोई करिश्मा करते हुए नजर नहीं आ रहे। दिल्ली का एग्जिट पोल आपके सामने। अब वोट परसेंटेज हम रख देते हैं। कुल सीटें 7, एनडीए की बात करें तो 57.47% वोट बीजेपी को हासिल होते हुए यहां पर दिख रहे हैं, और इंडिया को 36.20% वोट मिल रहे हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होने के बावजूद दोनों दलों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और ना ही गठबंधन का असर जनता पर दिखता नजर आता है। ऐसा क्यों हुआ, ये आइए समझते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर आए थे और कर रहे थे उम्मीद करिश्मे की, लेकिन वो तो नजर आ नहीं रहा। क्यों कमाल नहीं दिखा? जिन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उन्हीं को बीजेपी ने इस बार बदल दिया, और यह स्ट्रैटेजी काम करती हुई नजर आ रही है। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजों में दिल्ली में बीजेपी का वोट परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में अगर एग्जिट पोल के नतीजे फाइनल नतीजों में तब्दील होते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटर और कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं बन पाया, यह भी एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सहारे चुनाव लड़ रही थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मतदाताओं ने गठबंधन को नामंजूर किया। ये एक बड़ा पॉइंट निकलकर सामने आता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में ही बनी थी। देखा जाए तो पूरा जो राजनीतिक आधार है, सियासी वजूद है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस विरोध पर टिका हुआ था। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ही आम आदमी पार्टी बनी थी, इसका जन्म हुआ था भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए। अरविंद केजरीवाल फैक्टर ने शुरुआत में काम किया, यह भी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन स्वाति मालीवाल फैक्टर ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। इस फैक्टर का नुकसान होता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी को। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा ईशान राजीव त्यागी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी रवि मिश्रा के साथ जुड़ रहे हैं डेटा मोशाय, और उनके जरिए भी डेटा एनालिसिस करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के इस करिश्मे की आखिर वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले आरपी सिंह साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा। दिल्ली का जहां तक सवाल है, दिल्ली में बड़े करिश्मे की उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, यानी एक दूसरे का वोट ना कटे, इसका पूरा बंदोबस्त किया गया था। उसका भी कोई असर नहीं हुआ। क्या वजह मानते हैं आप इसकी सबसे बड़ी? देखिए, इस गठबंधन होने के कोई 15 दिन पहले तक आपस में युद्ध चढ़ा हुआ था। दिल्ली के कांग्रेस के जो अध्यक्ष तब थे अनिल चौधरी, उन्होंने जाकर कंप्लेंट दर्ज करी थी इनके शराब घोटाले के बारे में। और बाद में भी जब गठबंधन हो गया, जिन लोगों ने गठबंधन बढ़ाकर आगे चलाया, अरविंदर सिंह डबली इनके पार्टी के अध्यक्ष थे दिल्ली के, वह पार्टी छोड़ गए और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और अकेले नहीं, कई सारे अपने और पूर्व विधायकों के साथ और पार्टी के और बड़े नेताओं के साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो कहीं से भी ठीक है, ऊपर के नेता तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और लोगों के बीच में कुछ बातचीत होगी, ऊपर गठबंधन हो गया हो और दिखाने के लिए कुछ कर लिया हो, परंतु जमीन पर तो कहीं पर भी गठबंधन था नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि इश्यूज क्या थे। दिल्ली की जनता, जब भी आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखाते हैं तो उनके सामने एक के साथ एक फ्री बोतल आ जाती है। उनको याद आता है कि किस प्रकार हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुल गई थी। उनको याद आता है कि हर गुरुद्वारे और मंदिर के बाहर शराब की दुकान खुल गई थी, स्कूलों के बाहर शराब की दुकान खुल गई थी। तो आप देख लीजिएगा महिला वोटर का क्या आउटकम रहेगा, आपको इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट्स बता देंगे। और मेरा मानना है कि वो सारा का सारा जो ठीक रहा है वो शराब के में जो घोटाला हुआ, जहाँ शराब के इस प्रकार से वितरण का खेल हुआ, वो है। तीसरा, दिल्ली के अंदर महिलाओं को लेकर जो इशू है, जिसके अंदर जब केजरीवाल साहब के अपने घर के अंदर उनकी खुद की एक सांसद
सदस्य की पिटाई की जाती है और वो शिकायत दर्ज करती है। जिस प्रकार से केजरीवाल साहब जिसने पिटाई की उसके पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, जबकि उन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के लिए धरना प्रदर्शन नहीं किया था। तो दिल्ली की जनता बहुत सूझबूझ है और बहुत कैलकुलेटेड है। और एक आखिरी बात, जो वादे किए थे वो वादे पूरे जमीन पे होते देखे नहीं। ठीक है, तो यानी एक सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड और। पूरी करिए। पीने की पानी की किल्लत ये अभी नहीं, पिछले कई सालों से लगातार चल रही है। गर्मियों में बढ़ जाती है, दिखती है। दिल्ली धुएं से अभी अक्टूबर नवंबर आएगा, दिल्ली धुएं का एक बड़ा सारा। ठीक है, चलिए इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ईशान राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव त्यागी, बात तो ये है कि जो आपने सुना सिंह साहब को कि ऊपर के नेताओं में गठबंधन हुआ, लेकिन मुद्दों पर जमीन पर बिखराव था और उसी का एक रिफ्लेक्शन कम से कम एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। क्या वाकई में जो मूलभूत दिल्ली के मुद्दे थे उस पर कांग्रेस जमीन पर एक साथ नहीं थी आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, आरपी सिंह साहब दिल्ली से आते हैं, मैं उनको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। हुआ क्या था और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं मैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में। हमने देखा उसमें किस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदे ने, मैं बोलूंगा नुमाइंदा ही था वो भारतीय जनता पार्टी का, एक नुमाइंदे ने वहां पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। और वहां पे क्या हुआ, माननीय उच्च न्यायालय ने उस डिसीजन को पलटा और वहां पे जो गठबंधन का मेयर है वो स्थापित करने का वहां पे उच्च न्यायालय ने काम किया। इससे इस प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली और उसको ये समझ आया कि उनके 6 में से 7 सांसद नकारे थे, कुछ नहीं करते थे, जनता से नहीं मिलते थे, जनता से रूबरू नहीं थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। ये सारी शिकायतें आम शिकायतें हैं, ये उनके खिलाफ हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये उनके कार्यकर्ता ही जाके बोलते थे। अब हुआ ये, उसके बाद 6 सांसदों को इन्होंने बदलने का काम किया। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात में माफी मांगनी चाहिए कि अगर उनके 6 सांसद नकारा थे तो उनको क्यों खड़ा किया गया, उनको क्यों क्या बोलते हैं दोबारा से अगर नकारे नहीं थे तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये कि उस जो हमारी गठबंधन में एकता बनी उसको तोड़ने का बार बार काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने देख लिया चंडीगढ़ का प्रकरण। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल पहुंचाने का काम किया चुनाव से अहम पहले, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने का काम किया, उन पर लीन लगाने का काम किया। तो ये देखिए, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी धरातल पे साथ चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं 7 में से 7 सीटें दिल्ली की जीतेगी। तो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल सिंह साहब ने उठाए हैं, मुझे लगता है आगे हम आपसे उत्तर लेंगे उस पर कि जो बड़े मुद्दे थे दिल्ली में उस पर क्या दोनों पार्टियां जमीन पर साथ में थी। और चलिए अब जरा पंजाब पर भी नजर डालेंगे, समीर के पास चलेंगे कि पंजाब के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल, और दिल्ली के बाद पंजाब की बात, पंजाब को लेकर पोल स्टैट और पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल ये रहा आपके सामने। कुल सीटें 13, बीजेपी के खाते में 3 सीटें पंजाब के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है। ये हमारा एग्जिट पोल साफ तौर पर कह रहा है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, दिल्ली और पंजाब के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहानी कहते हुए नजर आते हैं? दिल्ली में 7 लड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर तो भी कोई करिश्मा नहीं, पंजाब में अलग अलग लड़े, एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो भी कोई करिश्मा नहीं। देखिए समीर भाई, कल आखिरी चरण का मतदान हो गया, एग्जिट पोल आ गया, साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले जो चंडीगढ़ के प्रत्याशी हैं मनीष तिवारी, उनसे जो वहां बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने एक सवाल किया और बड़ा अच्छा सवाल है, सिर्फ उतना दिखा दीजिए तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ रेड लाइट के इधर रहो तो कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ, रेड लाइट पार कर जाओ तो कांग्रेस और केजरीवाल लड़ते रहते हैं। अब इस तरह की स्थिति में आप सोचेंगे कि मतदाता को बेवकूफ बना देंगे। मतदाता इतना समझदार हो चुका है, आज के समय में सेकंड्स लगते हैं असली खबर पहुंचने में। आपने झूठ फैलाया, तुरंत वो वाला जमाना चला गया कि जब तक सच अपने जूते पहनता है झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा, अब नहीं हो पाता। इसीलिए ये सारे अफवाह फैलाने वाले, झूठ फैलाने वाले लोग फंस जाते हैं। दिल्ली में पूरा अभियान ही जो अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी नीति थी उसके खिलाफ किसने चलाया? भारतीय जनता पार्टी से भी आगे बढ़ चढ़कर कांग्रेस ने। उसके लिए अवसर था, वो अवसर कांग्रेस छोड़ गई।
पंजाब में इतनी मुश्किलें हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार आई केजरीवाल की, नहीं लड़ पा रहे, भारतीय जनता पार्टी उसका उपयोग कर रही है और कम से कम 13 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। 4 कॉर्नर फाइट भी फर्स्ट टाइम हो रही है। 3 राष्ट्रीय पार्टियां, एक क्षेत्रीय पार्टियां, इन दोनों राज्यों भी बदल सकते हैं। हर्षवर्धन जी, इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल पर विनोद सर से भी बात करते हैं। विनोद शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। विनोद जी, एक चीज जो दिल्ली और पंजाब में चुनाव के दौरान मैं भी घूमते हुए महसूस कर रहा था कि एक बड़ा सा सवाल था जो हर जगह ये पूछा भी जा रहा था कि पंजाब में अलग अलग लड़ते हुए जो आरोप लगाए जा रहे थे एक दूसरे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली में वही चीज बिल्कुल उलट थी। क्या ये दोनों राज्य एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल अलायंस की सिचुएशन में थे जिसका नुकसान आप देख पा रहे हैं? एक तो बात सुनिए कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स। अगर आपको इस पे कुछ शक है तो जरा आंध्र प्रदेश की तरफ नजर उठा के देख लीजिए कौन किसके साथ है वहां। तो हम इस चर्चा में ना जाएं। मैं समझता हूं जो वोटर है वो वोट डालता है अपने कैंडिडेट को देखकर और पॉलिटिकल पार्टी की उसकी जो प्रेफरेंस होती है उसको देखकर। अलायंसेस इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे दिल्ली में अलायंस इंपॉर्टेंट थी, पंजाब में इसलिए अलायंस नहीं की गई कि इन्होंने निष्कर्ष निकाला आपस में बातचीत कर कि अगर पूरी ऑपोजिशन स्पेस खुली छोड़ देंगे बीजेपी के लिए या एसएडी के लिए तो वो नुकसान पहुंचा सकता है इन दोनों को। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप बीजेपी को 3 सीटें पंजाब में दे रहे हैं, आप मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे कि कौन सी सीटें हैं ये 3? ये आपके पास आंकड़ा है कि कौन सी सीटें हैं ये 3? कौन सी सीटें हैं, कोई मुझे बता ठीक है, दे। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ पार्था जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डेटा मोशाय जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से ये सारा एग्जिट पोल का डेटा है। जल्दी से उन सीटों पर भी हम बात कर लेते हैं। डेटा मोशाय, यही जो सवाल है विनोद सर का, ये सवाल है कि आखिर कौन सी सीटें हैं पंजाब की जहां बीजेपी को पोलस्टार एजेंसी से कहा है, वो मेरा डेटा नहीं है। ठीक है। तो बीजेपी देखिए पिछले बार 2 सीट जीता था और बीजेपी जो नॉर्दर्न पंजाब में ये 2 सीट जीता था। ठीक है। तो एक होशियारपुर और ये देखिए आप गुरुदासपुर और गुरुदासपुर और होशियारपुर, ये दोनों सीट जीता था। ठीक है। तो अभी क्या है, 4 कॉर्नर फाइट हो गया, कुछ जगह में 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर। तो उसमें एक्चुअली कौन सा सीट कौन जीतेगा, मतलब मेरा हिसाब से भी बोलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन आप ये जो 2 सीटें थी जहां पर पहले से बीजेपी थी काबिज, वहां पर बीजेपी अभी भी एग्जिस्ट करेगी, वहां पर बेहतर करेगी। देखिए सीटों की बात हो रही है। देखिए एग्जिट पोल का जो नंबर बोल रहा है तो मतलब क्या, अगर 3 सीट आ रहा है तो ये दोनों सीट इसमें होगा और एक सीट लुधियाना वगैरह कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो जालंधर भी हो सकता है। तो मालूम नहीं, मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं है। ठीक है। लेकिन 4 कॉर्नर फाइट में कौन सीट कौन निकल सकता है ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? ठीक है विनोद सर, लुधियाना का भी जिक्र हुआ, 2 सीटें पहले से बीजेपी के पास थी, तो एक तरीके से 3 सीटें दिख रही है। और लुधियाना में तो जो विनिंग कैंडिडेट रहा है कांग्रेस का, वही बीजेपी में अब शामिल रहा है। वो लगातार जीतते भी रहे हैं, अब बीजेपी के बैनर से वो लड़ भी रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो 3 सीटें हैं वाकई में यहां बीजेपी की स्थिति मजबूत रहेगी या आपकी नजर में कुछ और मामला हो सकता है? विनोद सर अनम्यूट करिए। आप अपना माइक अनम्यूट कर ले। विनोद सर, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही। गुरदासपुर में सनी देओल थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के। जी जी। और वो एब्सेंटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो कैंपेन तक करने नहीं आए। एक भारी एंटी इनकम्बेंसी थी उनके विरोध में। यह बात सच है कि वहां पर जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच में भी है। जी, मेरा यह मानना है कि 3 सीटों का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है, ये बड़ा अद्भुत होगा अगर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत के निकल आती है। मैं होशियारपुर समझ सकता हूं। होशियारपुर में उनका सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर थे केंद्र में, अब उनकी वाइफ इलेक्शन लड़ रही है। जी। जहां तक लुधियाना का सवाल है, जी, लुधियाना देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा ही मुश्किल वाला इलेक्शन वहां लड़ रही है। हाँ। और वो वहां पर उनको गांव के भीतर जाने में दिक्कत हो रही है। किसान लोग, एक कुछ संगठन है जो उनको घुसने नहीं दे रहे गांव में। अगर उसका कोई रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है अर्बन वोटर्स में बीजेपी के पक्ष में,
तो फिर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट वहां जीत सकती है। ठीक है विनोद जी, लेकिन आपका जो आकलन है उसी पर आरपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, ये जो 3 सीटों का आंकड़ा पंजाब से सामने आ रहा है, ये सिर्फ विनोद शर्मा जी को ही नहीं बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स को चौंका रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि तमाम ऐसी खबरें सामने तो आ ही रही थी कि भाई पंजाब में बीजेपी को बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसान नाराज हैं और भी कई फैक्टर्स हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं चाहता हूं कि विनोद जी को मैं अभी डिबेट के दौरान आज के अखबारों की जो कटिंग्स हैं, और वो अलग अलग अखबार है, जागरण है, ट्रिब्यून है, पंजाब केसरी है, जगबानी है, अलग अलग अखबारों की कटिंग्स भेज देता हूं, कृपा कर पढ़ लीजिए। पंजाब के गाँव के हर बूथ के ऊपर हमारा टेबल काउंटर लगा, कार्यकर्ता खड़े थे वहां पर और क्षेत्रीय गाँव के लोग खड़े थे। जबकि वहां पर जो खबरें कह रही हैं कि अकाली दल के पास वहां पर बूथ पे लोग नहीं थे, वहां पर आम आदमी पार्टी के पास बूथ पे लोग नहीं थे, हमारे पास बूथ पे लोग थे। ये जो एक मिथ से बनाया गया कि हमको घुसने नहीं दिया जा रहा, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, फैक्ट है कि कुछ हद तक विरोध था, परंतु वो विरोध उस हद तक था जहां तक एक पॉलिटिकल कारण से। ठीक है, आज एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए प्लीज। जी बोलिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज अगर आप किसी को ब्लॉक भी करो तो वो आपके फोन के माध्यम से पहुंच सकता है। और एक सोच लीजिए, जिन लोगों ने हमारा विरोध किया था उनके विरोध में भी लोग वहां पे थे और उन लोगों ने जिद कर काउंटर लगाए हैं अपने। मैं आपको कटिंग्स भेज रहा हूं, आप भी पढ़िएगा। डॉक्टर त्रिपाठी जी को सब कटिंग्स भेज दी अभी। ठीक है, इसलिए आपके हिसाब से ये जो 3 सीटों का आंकड़ा पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, ये चौंकाने वाला नहीं है। बहरहाल पंजाब के बाद जल्दी से बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के लिए पोल स्टैट और पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल क्या है, ये देखिए। कुल सीटें 42, बीजेपी के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी दूसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है 20 सीटों के साथ। कांग्रेस को 1 सीट हासिल होती हुई यहां पर दिख रही है, जबकि लेफ्ट का खाता भी नहीं खुल रहा है। और पश्चिम बंगाल के बाद बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ आकर अच्छा करते नहीं दिख रहे हैं। यूपी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, यह देखिए आंकड़े। कुल सीटें 80, बीजेपी के खाते में 62 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 11 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। यानी पिछली बार से एसपी का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आरएलडी है इस बार एनडीए के खेमे में, और उसको भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 2 सीटों का फायदा आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा एडीएलएस को 2 सीटें और एसबीएसपी का तो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कुल मिलाकर 2019 से ज्यादा फायदे की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है, एनडीए नजर आ रहा है यूपी के अंदर भी। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं ये हमने आपके सामने रखे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जल्दी से इस पर एक टेक अवे पॉइंट आपका क्या होगा, खास करके बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी 21 सीटें बीजेपी को और 20 सीटें टीएमसी को। यह क्या हुआ, मतलब कौन सा मुद्दा टीएमसी पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि लंबे समय से एक भ्रम दिल्ली से ये चला कि पश्चिम बंगाल की ऐसी डेमोग्राफी है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है। क्योंकि कम्युनिस्ट कांग्रेस पॉलिटिक्स होती रही, तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस से ही है, वहीं से निकल कर वो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नेशनल पॉलिटिक्स को नए सिरे से वहां स्थापित किया। और सिर्फ वहां नहीं, इसको देखना चाहिए कि दक्षिण भारत के राज्य और पूर्वी भारत के, विशेष करके हम पश्चिम बंगाल के साथ कहें ओडिशा, इन दोनों ही राज्यों में जो नेशनल ऑल्टरनेटिव, जो कांग्रेस जहां से एक तरह से कहें कि मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, पिछलग्गू बन गई थी, एक वो बड़ी वजह। दूसरा, 12 सीटें हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है 42 में से। उसके अलावा 30 सीटें हैं जहां मैदान बहुत ओपन है, खुली हुई लड़ाई है। संदेश खाली उसमें एक, जिसको कहते हैं ट्रिगर पॉइंट के तौर पर हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बेस तैयार किया है, कैडर मजबूती से खड़ा हुआ। देखा हमने कि संदेश खाली का विषय किस तरह की बंगाल के पूरी चुनावी राजनीति में छाया भी रहा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। त्यागी जी, अब सवाल यह है कि बंगाल ऐसा बैटल ग्राउंड क्यों हो गया है जहां कांग्रेस का हर प्रयोग विफल हो रहा है? यहां तक कि गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ने की भी जो कोशिश थी वो भी बहुत ज्यादा ग्राउंड पे हमें नजर नहीं आई, आंख मिचौली चलती रही अंत तक। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बड़े सीनियर हैं, और मैं ये बोलूंगा कि उनको इस तरह की भाषा सूट नहीं करती कि मैदान छोड़ के भाग गई कोई भी पार्टी। अगर मैदान छोड़ के असल में कोई भागा है तो भारतीय जनता पार्टी भागी है, और वो कश्मीर से भागी है। चलिए छोड़िए, बहरहाल हम वापस आते हैं मुद्दे पे बंगाल के। देखिए, बंगाल में जब 2021 में चुनाव हुआ था तो कई एग्जिट पोल
और कई लोग महिमा मंडन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कि ये 150 पार कर जाएंगे और 170 आ जाएंगी, 175 आ जाएंगी। कई लोगों ने तो 200 सीटें तक दे दी थी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हमने देखा किस तरह से जब धरातल पे चुनाव हुआ वहां पे और जब एक्चुअल वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी 100 क्रॉस नहीं कर पाई और 77 सीटों पे आके उनकी टैली अटक गई। तो इसी तरह का कुछ इस बार भी होने वाला है। आप ये देखिएगा जितने भी ये आपको एग्जिट पोल में आपके दिखा रहे हैं आंकड़े, मैं सह सम्मान आपसे बोलना चाहता हूं ये बिल्कुल गलत निकलेंगे और इंडिया गठबंधन को वहां पे कम से कम 32 सीटों वहां पर 42 में से मिलेगी। ठीक है, लेकिन यूपी का भी हमने जिक्र किया था। विनोद शर्मा जी, ये यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का सबसे बड़ा राज आपको क्या लगता है? एक फैक्टर यह भी कि बीएसपी ज्यादा चुनावी मैदान में इस बार नजर नहीं आई और जो दलित वर्ग का वोट बैंक है वो भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ। क्या वजह आप इसकी देख रहे हैं सर? देखिए ऐसा है कि ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ये पाठ्यक्रम के बाहर है। जब फाइनल आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे तो ये जो माइन्यूट आप एनालिसिस चाह रहे हैं मुझसे वो हम उन नंबर क्रंची करके आपको जवाब दे सकते हैं। ये बात सच है कि आज के दिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसके चलते जो भारतीय जनता पार्टी है वो उत्साहित होना संभव है, वो जाहिर है वो उत्साहित है और विपक्ष जो है वो थोड़ा हतोत्साहित है। लेकिन दीज आर नॉट द फाइनल फिगर्स। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो सिर्फ पंजाब से नहीं, तमिलनाडु से चौंकाने वाले आंकड़े हैं, केरला से चौंकाने वाले आंकड़े हैं, तेलंगाना से चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो जब तक इनका कंफर्मेशन नहीं हो जाता तो हमको जरूर से ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर कल को अपने शब्दों को लेकिन पूरे इलेक्टोरल कवरेज में एग्जिट पोल अहम हिस्सा रहे हैं, हम सभी जानते हैं। नहीं, कल कर लिया ना एग्जिट पोल से कर लिया सब कुछ जो बोलना। ठीक है, इसमें सिंह साहब से भी हम बात कर रहे हैं। सिंह साहब, आपको क्या लगता है लगातार बीजेपी को बात आगे बोलना चाहूंगा समीर जी, 10 सेकंड का समय दीजिए। जल्दी बोलिए, हमें सिंह साहब का रिएक्शन लेना, जल्दी बोलिए। तो शर्मा जी, विनोद शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, बहुत सीनियर है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं कि विपक्ष कहीं पर भी इस समय हतोत्साहित नहीं है। हमारा मनोबल इस समय बढ़ा हुआ है। ठीक है सिंह साहब, उत्तर प्रदेश और बंगाल एक मेजर चंक कवर करते हैं लोकसभा का। क्या एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है सर, ठीक है, उत्तर ले ले, क्या सिंह साहब, क्या एक लाइन में अगर मैं पूछूं, मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूपी और बंगाल में रहा है? क्या यही सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी दृष्टि में? क्या है इसमें कोई शक नहीं, मोदी जी की जो पर्सोना है वो बड़ा फैक्टर रहा है। परंतु बंगाल में कौन लोग बात करें जो शून्य हो गए हैं बंगाल के अंदर, और यहाँ तक कि एक मात्र विधायक था इनका सागर डिगी से, उसको भी ममता बनर्जी पोच करके ले गई और इस बार जूते की नोक पर रखकर इनसे कहा कि आप बात करिए, हम आपका समझौता। चलिए अब जल्दी से जरा इसके एनालिसिस को भी समझ लेते हैं। ये जो डेटा है, चाहे डेटा मोशा, ये जो डेटा है बंगाल का, यूपी का, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इसका रिफ्लेक्शन क्या है? क्या बीजेपी जो है लगातार अपना ग्राउंड बढ़ाती जा रही है बंगाल में और यूपी में सस्टेन कर रही है? देखिए, जो वोट शेयर का नंबर है इसमें इंपॉर्टेंट है। जो वोट शेयर का जो नंबर हमारे एग्जिट पोल जो एजेंसी उन्होंने दिया है, इसका मतलब है क्या, 2014 और 19 के बाद एक स्टेटस को मेंटेन हो रहा है। मतलब एक वोट शेयर आप देखिए, 2014 में भी बीजेपी ने 73 सीट जीत लिया था एनडीए ने, और इधर 62+4 64 सीट 2019 में जीता था। तो मतलब वो जो एक सोशल बेस है, जो कास्ट इक्वेशन जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, अगर ये नंबर सही है तो मोर और लेस वो मेंटेन हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल का बात अगर कर लेंगे, वेस्ट बंगाल में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये मैप। अगर आप दिखाएंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल में क्या होता है, कोलकाता सेंट्रिक जो एरिया है इधर टीएमसी स्ट्रांग है, बट जब दूर कोलकाता जा रहा है तो समझ लीजिए ये बेल्ट देखिए, ये पैच रिजल्ट आता है। बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? तो क्या देखिए, पिछले बार 18 सीट बीजेपी जीता था, लेकिन ठीक है डेटा मोशाय, ये तो बिल्कुल साफ है कि मोदी फैक्टर का असर बहुत तगड़ा पड़ता हुआ नजर आया है और इसीलिए यहां पर हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो तो यही कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं।